बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्मार्ट स्टडीज़ एकेडमीज़। केमिस्ट्री सीरीज़ में हम चैप्टर नंबर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर को डिस्कस कर रहे थे, जिसका आज हमारा लेक्चर नंबर 4 होगा, जो एटॉमिक और आयोनिक रेडियस के ऊपर मुश्तमिल है। तो सबसे पहले बच्चों, टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम एटॉमिक रेडियस के बारे में समझते हैं कि असल में एटॉमिक रेडियस होता क्या है। बच्चों, जैसा अगर हम एक सर्कल ड्रा करें ना, सर्कल, तो उस सर्कल का जो सेंटर होता है, वहाँ से आप उस सर्कल के जिस हिस्से पे भी मूव करोगे, वहाँ से आप देखोगे तो साइज़ एक तरह का होगा हर तरफ से। असल में वो हमारा क्या होता है जी, रेडियस होता है, सर्कल का रेडियस होता है। अब उस सर्कल को अगर आप एटम कंसीडर करो तो आप देखोगे कि उस एटम के बिल्कुल सेंटर में हमारे पास क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, जिसको मैं प्लस से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, और उसके गिर्द ऑर्बिट होते हैं, और ऑर्बिट में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। हमने क्या करना है, हमने उस न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स के वैलेंस शेल में मौजूद जो इलेक्ट्रॉन है या वैलेंस शेल को हमने उसका रेडियस मालूम करना है। ठीक है, तो ये हमारे पास रेडियस कहलाएगा। तो सिंपल डेफिनेशन हमारे पास क्या आती है, द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड वैलेंस शेल, आउटर मोस्ट शेल या वैलेंस शेल इज़ कॉल्ड ए एटॉमिक रेडियस। ठीक है, तो बच्चा आए हम इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं कि एटॉमिक रेडियस होता क्या है, ताकि हमारे साथ साथ जो है वो नोट्स भी बनते जाएँ। जी बच्चों, ये हमारे पास आ गई एटॉमिक रेडियस की डेफिनेशन। क्या लिखा है, द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट शेल इज़ कॉल्ड एटॉमिक रेडियस। ठीक है, कि आप अगर इस सर्कल को एटम कंसीडर करो तो एटम के सेंटर पे न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इन दोनों के दरमियान जो भी डिस्टेंस होता है वो हमारा क्या कहलाएगा, एटॉमिक रेडियस कहलाएगा। ठीक है, अब बच्चों अगली बात हम ये करते हैं कि जो एटॉमिक रेडियस होता है उसको हम एग्जैक्ट मेजर नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक नोट के सूरत में या एक MCQs के तौर पर ज़हन में रखते हैं। हम क्या लिखते हैं, द एटॉमिक रेडियस तो यहाँ पे हमने लिखा कि एटॉमिक रेडियस को हम कभी भी एग्जैक्ट मेजर नहीं कर सकते। एटॉमिक रेडियस, इसी वजह से इसके लाइन के साथ एवरेज का लफ्ज़ लगाया जाता है। ठीक है, अब क्वेश्चन ये रेज होता है कि हम क्यों एटॉमिक रेडियस को एग्जैक्ट मेजर नहीं कर सकते, तो उसकी वजह हम यहाँ पे बताते हैं कि एटॉमिक रेडियस डायरेक्ट मेजर इस वजह से नहीं होता, क्योंकि हम पहला पॉइंट लिखते हैं कि देयर इज़ नो शार्प बाउंड्री। ठीक है, कि यहाँ पे क्या आता है हमारे पास, देयर इज़ नो शार्प बाउंड्री, ठीक है, ऑफ एटम। आपको पता है कि एटम में कोई भी शार्प बाउंड्री नहीं होती, कोई भी बाउंड नहीं होती। एटम में गिर्द जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो शेल्स होते हैं, सॉरी, वो इन्फिनिटी होते हैं। अब हमें क्या पता किस जगह पे इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है, किस जगह पे नहीं पड़ा हुआ, तो उस हवाले से हम कहते हैं द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन नेवर बिकम ज़ीरो इवन एट इन्फिनिटी। ठीक है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, ठीक है, फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स नेवर बिकम्स ज़ीरो। ठीक है, इवन एट इन्फिनिटी, कि इन्फिनिटी तक हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन हो सकता है। ठीक है, हम ये नहीं कह सकते कि वहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं है। ठीक, पहली वजह ये होगी। तो बच्चों दूसरी वजह हमारे पास क्या आती है, हम कहते हैं जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है ना, द इलेक्ट्रॉन क्लाउड डिस्ट्रीब्यूशन may be affected by neighboring atom। ठीक है, नेबरिंग एटम, कि अपने साथ वाले एटम का जो इलेक्ट्रॉन का क्लाउड होगा उसकी वजह से भी इफ़ेक्ट हो सकता है। जब इफ़ेक्ट होगा उनकी रिपल्जन हो सकती है, तो रिपल्जन होगी तो इलेक्ट्रॉन का, एटम का जो रेडियस होगा उसको एग्जैक्टली मेजर नहीं किया जा सकता। तो ये दो वजूहत हैं
जिसकी वजह से हम एटॉमिक रेडियस को एग्जैक्ट मेजर नहीं कर सकते। पेपर का क्वेश्चन बन सकता है कि वाई द एटॉमिक रेडियस कैन नॉट बी मेजर्ड एक्यूरेटली। ठीक है बच्चों, तो हमें जब ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया कि एटॉमिक रेडियस होता क्या है और उसको हम क्यों एग्जैक्ट मेजर नहीं कर सकते, अब हम देखेंगे कि एटॉमिक रेडियस को हम किन तरीक़ों से मेजर कर सकते हैं और कौन सा यूनिट हम एटॉमिक रेडियस मेजर करने में यूज़ करते हैं। ठीक है, तो उसमें बच्चों हम लिखते हैं मेजरमेंट ऑफ एटॉमिक रेडियस। तो इसमें एक पॉइंट लिखता हूँ, तो बच्चों इसमें हम लोगों ने देखा कि हम कहते हैं कि एटॉमिक रेडियस को हम दो यूनिट के साथ मेजर कर सकते हैं। एक को हम कहते हैं पिकोमीटर में और एक हम किस में कहते हैं एंगस्ट्रॉम में। तो ये दो यूनिट हम इस्तेमाल करते हैं एटॉमिक रेडियस को मेजर करने के लिए। अब बेटा टेक्निक कौन सी इस्तेमाल होती हैं एटॉमिक रेडियस को मेजर करने वाली, तो हमने कहा कि दो टेक्निक्स को हम इस्तेमाल करके एटॉमिक रेडियस मेजर करते हैं। वो कौन कौन सी हैं? एक उसमें बच्चों आपके पास आ जाती है जिसको हम क्या कहते हैं एक्स रेज एनालिसिस कहते होते हैं। ठीक है, एक्स रेज की मदद से हम एटॉमिक रेडियस मेजर कर सकते हैं। और दूसरी टेक्निक बच्चों हमारे पास आ जाती है स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक। ठीक है, कौन सी टेक्निक है? स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स, ये हम इस्तेमाल करके एटॉमिक रेडियस को मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा जो टॉपिक था वो सिर्फ हमने ये देखा कि एटॉमिक रेडियस होता क्या है। दूसरा हमने देखा इसको क्यों मेजर नहीं किया जा सकता। तीसरा हमने देखा कि इसको मेजर किन यूनिट्स के में किया जाता है और कौन सी टेक्निक्स को इस्तेमाल करके कर सकते हैं। तो बच्चों ये तो हमारा था मेन टॉपिक जिसमें हमने एटॉमिक रेडियस को देखा। अब हम देखेंगे इसका कि एटॉमिक रेडियस का पीरियोडिक टेबल में क्या ट्रेंड है। ठीक है जी बच्चों, ये हमारे पास सब टॉपिक आ जाता है ट्रेंड्स इन एटॉमिक रेडियस। ठीक है, अब आपको पता है कि पीरियोडिक टेबल में जब भी हम ट्रेंड्स की बात करते हैं तो दो हिस्सों में की जाती है। एक हम कहते हैं इन अ पीरियड और एक हम कहते हैं इन अ ग्रुप। आपको ये पता है कि ग्रुप क्या होता है? जब भी हम बात करते हैं हम टॉप टू बॉटम बात करते हैं। ठीक है, ये ग्रुप में बात की जाती है। ठीक है, और अगर हम लेफ़्ट टू राइट बात करें तो ये हमारे पास क्या होता है? पीरियड होता है। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि एटॉमिक रेडियस का ग्रुप में क्या बिहेवियर है, किस तरह इसको हम चेक कर सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पे हम एक मेन सबसे पहले एक लाइन लिखेंगे इन अ ग्रुप के अंदर। हम लिखते हैं कि पहला पॉइंट हम लिखते हैं कि तो बच्चों ये मेन बात है हमारे पास कि हमारे पास हमने क्या कहना है कि जो एटॉमिक रेडियस ग्रुप में होता है ना टॉप टू बॉटम, वो याद रखिएगा कि वो इंक्रीज़ होता है। ठीक है, इंक्रीज़ होता है। अब मैंने आपके सामने ना पीरियोडिक टेबल में ये एक ग्रुप के एलिमेंट्स लिखे हुए हैं और इन एलिमेंट्स के आगे हमने एटॉमिक रेडियस जो पिकोमीटर में मेजर किया हुआ है वो लिखा हुआ है। ठीक है, जैसे कि आपको पता है कि ग्रुप ए का जो फर्स्ट मेंबर है वो तो हाइड्रोजन है, उसके बाद लिथियम आ जाता है। ठीक है, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम और सीजियम। लिथियम का एटॉमिक रेडियस 152 है, 186 है सोडियम का, 227 है पोटाशियम का, 248 रुबिडियम का है और 265 सीजियम का है। अब आप देखो कि जैसे जैसे आप टॉप टू बॉटम आते जा रहे हो एटॉमिक रेडियस क्या होता जा रहा है? इंक्रीज़ होता जा रहा है। अब बच्चों ये इंक्रीज़ क्यों होता है, इसकी क्या वजह है, उस चीज़ को अब हम यहाँ पे थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। अब देखें ज़रा, ये यहाँ पे मैंने 3 एलिमेंट्स लिखे हैं। एक है लिथियम, सोडियम और पोटाशियम। लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3। अब लिथियम का जब एटॉमिक नंबर बच्चों हमारे पास 3 है तो इसको अगर मैं लिखूँ ड्रा करूँ तो कैसे ड्रा करता हूँ? ये देखें, ये लिथियम का आ गया न्यूक्लियस। ठीक है, ये इसका क्या आ गया? फर्स्ट शेल और ये इसका क्या आ गया? सेकंड शेल। ठीक है, अब फर्स्ट शेल जो है वो के है, वहाँ पे आपको पता है कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे? 2। और एल शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 1 इलेक्ट्रॉन आएगा। ठीक है, तो यानी कि इसके वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक, अब जाहिर है कि ग्रुप फर्स्ट ए है तो सारों के वैलेंस शेल में 1 ही इलेक्ट्रॉन होंगे, ये 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। अब चलते हैं सोडियम की तरफ। सोडियम इसका ये हमारे पास आ गया क्या? न्यूक्लियस।
ये इसका बच्चों फर्स्ट शेल आ गया, ये इसका हमारे पास आ गया सेकंड शेल। अब फर्स्ट शेल में टोटल 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो फर्स्ट शेल के है तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन, एल शेल में कितने चले गए बच्चों इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे। बकाया कितने बच्चे, एक, तो वो हमारे पास इसके बाद वाले शेल में आ जाएगा। यानी कि ये समझ लें कि के में 1 है, एल में हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन और एम में हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन। क्लियर होगी बात। ये मैंने आपको ड्रा किया किसका, सोडियम का। अब बात करते हैं जी पोटाशियम की। तो बच्चों पोटाशियम हमारे पास क्या है, ये पोटाशियम का न्यूक्लियस आ गया, ये इसका क्या आ गया फर्स्ट शेल, ये इसका सेकंड शेल और ये इसका मैं थर्ड शेल ड्रा करता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन, के शेल में 2, एल शेल में बच्चों कितने चले गए, 8 इलेक्ट्रॉन चले गए, एम शेल में कितने जाएंगे, 8 जाएंगे, तो टोटल कितने हो गए 18। ठीक है, अब एक शेल आएगा, टोटल 18 हो गए ना, 8 और 2 10 और 8 18। अब एक चाहिए हमें इलेक्ट्रॉन, वो मैं यहाँ पे एक और शेल ये बना दिया। ठीक है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन आ गया। अब आप अगर गौर करें यहाँ पे तो क्या काम हो रहा है, लिथियम था उसका हमने कहा कि 152 पिकोमीटर है, सोडियम उसका हमने कहा कि 186, थोड़ा सा इंक्रीज़ हुआ इससे। पोटाशियम के बारे में हमने कहा 227। तो आप देखें कि एटम का साइज़ जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है, तो जाहिर है कि न्यूक्लियस और वैलेंस शेल के दरमियान डिस्टेंस भी इंक्रीज़ हो रहा है। तो यही बात हमने यहाँ पे भी लिखी है कि ग्रुप में टॉप टू बॉटम एटॉमिक रेडियस क्या होता है, इंक्रीज़ होता है। ये बात जब हमें समझ आ गई ना, अब हम आगे देखते हैं, रीज़न लिखते हैं कि भाई ये क्यों इंक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, तो वहाँ पे हम लिखेंगे ड्यू टू लिखने के बाद बच्चों आपने बस ये 3 पॉइंट लिख देने हैं। ठीक है, पहला पॉइंट आपने लिखना है इंक्रीजेस इन एटॉमिक नंबर, कि एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है। देखो 3 के बाद फ़ौरन 11 के बाद 19। ठीक है, उसके बाद अगर हम रुबीडियम की बात करें तो वो 37, सीजियम की बात करें तो 55, एकदम से एटॉमिक नंबर इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, दूसरी बच्चों यहाँ पे आप वजह क्या लिखोगे, दूसरी वजह आप लिखोगे इंक्रीजेज इन शील्डिंग इफेक्ट, इंक्रीजेज इन शील्डिंग इफेक्ट। ये होता क्या है ये भी मैं आपको बताता हूँ, शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, थर्ड पॉइंट हम लिखेंगे बच्चों यहाँ पे डिक्रीजेज इन न्यूक्लियर चार्ज। बस ये 3 पॉइंट आप अगर एक्सप्लेन कर दें तो आपका क्वेश्चन जो है ना वो कंप्लीट हो जाता है, ग्रुप में रुझान इनका। ठीक है, अब देखें ज़रा तीनों बातें मैं थोड़ी समझाता हूँ आपको, ज़रा उसको ज़रा फोकस कीजिएगा। मिसाल के तौर पर मैंने कहा कि इंक्रीज एटॉमिक नंबर, तो एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ हो रहा है, ज़ाहिर एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन भी इंक्रीज़ हो रहे होंगे। ठीक है, दूसरी बात बच्चों हम यहाँ पे लिखते हैं शील्डिंग इफेक्ट। देखें शील्ड का मतलब होता है हिफाजत, ठीक है यही होता है ना। अब न्यूक्लियस और वैलेंस शेल के दरमियान जितने भी दरमियान में ऑर्बिटल्स आएंगे वो हमारी शील्ड कहलाएंगे। जैसे कि यहाँ पे एक शील्ड है, यहाँ पे 2 शील्ड हैं, यहाँ पे कितनी शील्ड्स आ रही हैं, 3 आ रही हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि टॉप टू बॉटम शील्ड इंक्रीज़ हो रही हैं, आगे चले जाएंगे एक और ऐड हो जाएगी, उससे आगे चले जाएंगे एक और ऐड हो जाएगी, तो ये हमारे पास शील्ड इंक्रीज़ हो रही है। अब इसका इफेक्ट क्या है, इसका इफेक्ट ये है कि ये न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के दरमियान जो अट्रैक्शन है ना उसको कम कर देती है ड्यू टू ऑलरेडी प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसका मतलब यहाँ से ये न्यूक्लियस है ना, यहाँ से इस वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो शेल में पड़ा हुआ है उसका जो इफेक्ट हो जाए वो क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। ठीक होगी बात, क्यों, क्योंकि वो दूर होता जा रहा है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अंडरलाइंग शेल, वो शील्डिंग इफेक्ट हो गया। अब बात करते हैं न्यूक्लियर चार्ज की। न्यूक्लियर चार्ज भी यही होता है, न्यूक्लियस और वैलेंस शेल के दरमियान अट्रैक्शन को कहते होते हैं न्यूक्लियर चार्ज। जितने ज़्यादा वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन होंगे या जितना इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के करीब होगा उतनी ही अट्रैक्शन ज़्यादा होगी। अब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर होता गया, अट्रैक्शन क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। अब बच्चों यहाँ पे लिथियम में चेक करो, इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस कम है तो अट्रैक्शन ज़्यादा, डिस्टेंस कम और अट्रैक्शन ज़्यादा होने की वजह से हमारा क्या न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है। लेकिन आगे चले जाएं तो डिस्टेंस इंक्रीज़ हो गया, रेडियस इंक्रीज़ हो गया, न्यूक्लियर चार्ज कम हो गया। उससे आगे चले जाएं रेडियस और इंक्रीज़ हो गया तो न्यूक्लियर चार्ज मज़ीद क्या हो गया, कम हो गया। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये तीनों जो है ना वो पॉइंट समझ आ गए होंगे कि एटॉमिक नंबर तो इफेक्ट है ही है, शील्डिंग इफेक्ट का भी समझ आ गया होगा और न्यूक्लियर चार्ज के बारे में भी पता चल गया होगा। ठीक है, चलें अब हम क्या करेंगे, अब हम इन्हें पीरियड के अंदर इसका रुझान चेक करते हैं कि भाई पीरियड में क्या बिहेवियर होता है। तो बच्चों सबसे पहले हम इसका एक लाइन लिखेंगे कि भाई पीरियड में एटॉमिक रेडियस का क्या इफेक्ट होता है।
ले बच्चों, सबसे पहले हमने मेन लाइन लिख दी। हमने क्या लिखा? हमने लिखा कि इन ए पीरियड फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट जो एटॉमिक रेडियस है वो डिक्रीज़ हो गया। ठीक है जी। अब ये मैंने आपके सामने फर्स्ट पीरियड के एलिमेंट्स लिखे हैं, लेफ़्ट टू राइट। ये हमारे पास, हम जब यूँ पढ़ते हैं ना तो ये पीरियड में पढ़ा जाता है, ठीक है। और ये क्या होता है जी? लेफ़्ट टू राइट होता है, ठीक। अब बच्चों हमारे पास होता क्या है कि ये देखें, ये लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन है। अब देखें, लिथियम का एटॉमिक रेडियस 152, बेरिलियम का 112 है, 98 है, 77, 75। अब ये देखें क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है या डिक्रीज़ हो रहा है? डिक्रीज़ हो रहा है ना एटॉमिक रेडियस। अब वजह हमने लिखनी है कि भाई एटॉमिक रेडियस डिक्रीज़ क्यों होता है, तो उसके बारे में हम लिखेंगे ड्यू टू, कि ये क्या वजह है, ड्यू टू। अब पॉइंट नंबर 1 लिखेंगे, बिल्कुल जो आपने वो ऊपर वाले लिखे थे ना उसका आपने अपोजिट लिखते जाना है, ठीक है। अब लिखेंगे यहाँ पे ड्यू टू, पहला हम लिखते हैं इंक्रीजेस इन न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है बच्चों, न्यूक्लियर चार्ज जो है वो इंक्रीज होता है, ठीक। अब न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा, क्यों इंक्रीज होता है? हम यहाँ पे लिखते हैं बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स आर बीइंग एडेड इन दी सेम शेल। ठीक होगी बात, ये कैसे है अभी आपको मैं बताता हूँ, ठीक है। सेम शेल। और इसमें याद रखना दूसरी बात, जो शील्डिंग इफेक्ट होता है ना, शील्डिंग इफेक्ट, वो बच्चों क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है, ये याद रखिएगा। क्लियर होगी बात। अब मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ समझाने की कोशिश करता हूँ, ज़रा आपने उस पर ज़रा गौर करना है। मैं यहाँ पे एलिमेंट लेता हूँ किसी भी एक पीरियड के, ठीक है। चलें हम लिथियम की बात कर लेते हैं। तो लिथियम का अगर मैं यहाँ पे ड्रा करूँ तो ये लिथियम है, मैं सिर्फ लास्ट शेल ड्रा करता हूँ, ठीक है। ये लिथियम मेरे पास आ गया, उसके वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। आगे मैं चलूँगा बेरिलियम, तो बेरिलियम के बच्चों वैलेंस शेल में जो हैं वो 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, ठीक है। वैलेंस शेल की सिर्फ बात हो रही है। उसके बाद चले जाएंगे बोरान, तो बोरान के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे बच्चों? 3 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद चले जाएं जी कार्बन, तो कार्बन के वैलेंस शेल में जो हैं वो कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे? 4 आ जाएंगे, ये कार्बन आ गया, उसके वैलेंस शेल में 4 आ गए। उसके बाद बच्चों चले जाएं नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में कितने आ जाएंगे जी? 5 आ जाएंगे, ठीक। उसके बाद चलें तो हमारे पास ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। फिर अगर मैं चली जाऊँ फ्लोरीन, तो फ्लोरीन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे? 7 आ जाएंगे। अब मुझे बताओ कि इसका ज़ाहिर है अगर मैं ड्रा करूँ तो वैलेंस शेल क्या है? किया आएंगे दरमियान में सिर्फ एक ही शेल आ रहा है, या कोई और शेल भी इंक्रीज़ हो रहा है? नहीं आ रहा ना कोई और भी शेल। तो इसका मतलब ये हो गया कि इसके अंदर शील्डिंग इफेक्ट जो है वो कांस्टेंट है। ये सारा के है ना, के और एल में चल रहा है सारा काम। तो इसमें शील्डिंग इफेक्ट जो है वो क्या है? कांस्टेंट हो गई। लेकिन न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता जा रहा है। अब वो क्यों इंक्रीज हो रहा है बच्चों? देखो वैलेंस शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहे हैं। पीरियड के अंदर जो पहला एलिमेंट है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन, फिर 2, फिर 3, 4, 5, 6। अब मुझे बताओ जितने ज़्यादा वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन इंटर होते जाएंगे उतना ही न्यूक्लियस उन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। अब बच्चों जितना वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, जो साइज़ ऑफ एटम होगा, साइज़ ऑफ एटम वो क्या होना शुरू हो जाएगा? डिक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा ना। तो यही वजह होती है कि एटॉमिक रेडियस लेफ़्ट टू राइट जो है वो डिक्रीज़ करता है। अब बच्चों हम इसी टॉपिक को आगे लेकर चलते हैं, तो हम उसमें डिस्कस करेंगे किसको? आयोनिक रेडियस को। जी बच्चों, अब हमारे पास अगला टॉपिक आ जाता है जिसको हम क्या कहते हैं? आयोनिक रेडियस, ठीक है। अब देखें लाइव से ज़ाहिर हो रहा है आयोनिक रेडियस। रेडियस का मतलब आपको बता दिया, न्यूक्लियस और वैलेंस आउटर शेल के दरमियान डिस्टेंस को कहते हैं। आयोनिक का मतलब क्या है? अगर वही आपका एटम आइंस की फॉर्म में हो तो उसको हम क्या नाम देंगे? आयोनिक रेडियस। तो सबसे पहले बच्चों हम इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, फिर हम आगे चलते हैं। तो डेफिनेशन हमारे पास इसकी ये है,
जी बच्चों, ये हमारे पास आ गया द रेडियस ऑफ एन आयन वाइल कंसीडरिंग इट टू बी ए स्फेरिकल इज कॉल्ड ए आयोनिक रेडियस। ठीक है, कि अगर आप किसी भी आयन को स्फेरिकल कंसीडर करें तो उसका दरमियान न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन या शेल के दरमियान जो डिस्टेंस होगा वो हमारा आयोनिक रेडियस कहलाएगा। ठीक होगी बात, इसको हम आयोनिक रेडियस कहते हैं। अब बच्चों आगे हम देखते हैं कि आयोनिक रेडियस कितनी तरह के होते हैं। तो याद रखना, आयोनिक रेडियस बच्चों दो तरह के होते हैं। एक का नाम हम रखते हैं क्या, कैट आयोनिक रेडियस, और दूसरा क्या होता है, एन आयोनिक रेडियस। ठीक है, एक हमारे पास क्या हो गया, कैट आयोनिक रेडियस हो गया, और दूसरा हमारे पास बच्चों क्या हो गया, एन आयोनिक रेडियस। ठीक है, तो इसको हम किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसको हम कैट आयोनिक रेडियस को R प्लस से और एन आयोनिक रेडियस को R माइनस के साथ रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ठीक है जी, अब कैट आयोनिक रेडियस क्या हो गया कि अगर आपके पास कैट आयोनिक एटम है तो ये उसके दरमियान जो डिस्टेंस होगा वो कैट आयोनिक रेडियस होगा। अगर आपके पास एन आयन है तो वहाँ न्यूक्लियस और वैलेंस शेल के दरमियान जो डिस्टेंस होगा वो एन आयोनिक रेडियस होगा। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे ये दो चीज़ें जब हमें समझ आ जाती हैं तो थोड़ा सा हम कैट आयोनिक के बारे में पढ़ेंगे। और एक बात आपने जहन में रखनी है, ये इनका जो ट्रेंड है और जो एटॉमिक रेडियस का ट्रेंड है वो सेम है। लेकिन मैं यहाँ पे आपको दो क्वेश्चन शॉर्ट करवाऊँगा जो उसके शॉर्ट क्वेश्चन है, रीजनिंग शॉर्ट क्वेश्चन हैं जो पेपर में आने के चांस हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे अब यहाँ पे कैट आयोनिक रेडियस को। जी, ये हमारे पास सबसे पहले आ गया क्या, कैट आयोनिक रेडियस। साथ साथ मैं आपको एग्जांपल भी करवाऊंगा ताकि अगर आप कोई क्वेश्चन आ जाए तो आप उसको मुकम्मल तौर पर सॉल्व कर सकते हैं। जी, अगर हम इसकी सबसे पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं, फिर मैं आपको इसको समझा देता हूँ कि इसमें है क्या। ठीक है, तो डेफिनेशन है द रेडियस ऑफ जी, अब देखिए क्या लिखा है, सिंपल सी डेफिनेशन, द रेडियस ऑफ पॉजिटिवली चार्ज आयन इज कॉल्ड ए कैट आयोनिक रेडियस। कि अगर आपके पास कोई ऐसा आयन है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा तो उसका न्यूक्लियस और वैलेंस शेल के दरमियान जो डिस्टेंस होगा वो हमारा क्या कहलाएगा, कैट आयोनिक रेडियस कहलाएगा। ठीक होगी बात बच्चों। अगर मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूँ, वो एग्जांपल आपके शॉर्ट क्वेश्चन में भी कवर हो जाएगी, रीजनिंग क्वेश्चन में भी कवर हो जाएगी और यहाँ पे भी हो जाएगी। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे सोडियम का डिस्कस करते हैं। ठीक है, जैसे कि मेरे पास अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल लिखूँ, फॉर एग्जांपल कि मेरे पास यहाँ पे अगर मैं कहता हूँ द रेडियस ऑफ सोडियम, द रेडियस ऑफ सोडियम इज कितना है जी, 186 पिकोमीटर। ठीक होगी बात। तो फिर मैं लिखता हूँ द रेडियस ऑफ सोडियम आयन Na+, तो यहाँ पे इसका जो रेडियस आता है वो 95 पिकोमीटर आ गया, यानी कि देखिए कम हो गया ना आयंस की फॉर्म में। अब यही एग्जाम्पल को लेते हुए हम यहाँ पे एक शॉर्ट क्वेश्चन बनाएंगे। ज़रा वो शॉर्ट क्वेश्चन लिखें, क्या है हमारे पास ये शॉर्ट क्वेश्चन हमारे पास बच्चों, को नोट करें ज़रा। शॉर्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, वाई द रेडियस ऑफ कैट आयन इज स्मॉलर देन पेरेंट एटम। ठीक है, पेरेंट एटम की निस्बत इसका साइज़ कैट आयन का स्मॉल क्यों होता है। आपको एग्जांपल में ये समझ आ गया होगा कि सोडियम का जो कैट साइज़ है वो है 186 पिकोमीटर और जबकि सोडियम आयन का जो साइज़ है 195 पिकोमीटर है। ठीक है, तो बच्चों इसकी मैं रीज़न लिखता हूँ ज़रा। पहले तो अगर मैं यहाँ पे आपको ड्रा करके बताऊँ, हो सकता है वहाँ से आपको सारी समझ आ जाए कि हुआ क्या है। कि देखें सोडियम के अगर ये मेरे पास आ गया न्यूक्लियस, ठीक है, ये सारा न्यूक्लियस है सोडियम का। अब इसका ये फर्स्ट शेल है जिसको हम के शेल कहते हैं, फिर उसके बाद ये हमारे पास एल शेल है और फिर ये हमारे पास एम शेल है। ठीक है, तो सोडियम इसका एटॉमिक नंबर 11 होता है, के शेल में ये 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे बच्चों कितने चलेंगे 8 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, पेपर में आपने ऐसा नहीं करना, आपने बाकायदा 8 इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट करने हैं। ठीक है, अब ये तो सोडियम हो गया। अब सोडियम क्या करता है, आपको पता है कि मेटल है, इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा ऑक्टेट पूरा करने के लिए। इसने अपना ऑक्टेट पूरा करना है तो ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन को क्या कर देना है जी, लॉस कर देना है। अब जब ये लॉस करेगा तो इसका न्यूक्लियस
ये इसका क्या आ गया के शेल जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन, और ये इसका क्या आ गया एल शेल जिसमें कितने इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन, और साथ में प्लस 1 इलेक्ट्रॉन जिसने लॉस कर दिया। ये सोडियम से किस में तब्दील हो गया, सोडियम आयन में तब्दील हो गया। ठीक है, तो अब देखें यहाँ पे इसका जो रेडियस था वो कितना था 186 पिकोमीटर। ठीक है, न्यूक्लियस वैलेंस शेल के दरमियान जो डिस्टेंस है 186 की पिकोमीटर। अब यहाँ जो डिस्टेंस बन रहा है बच्चों, ये जो इसका रेडियस आ रहा है वो कितना आ रहा है, वो आ रहा है तकरीबन 95 पिकोमीटर। कम हो गया, क्यों कम हुआ, देखें शेल डिक्रीज हो गया, इलेक्ट्रॉन जाने से शेल डिक्रीज हो गया। अब क्यों डिक्रीज हुआ उसकी अब मैं आपको यहाँ पे आंसर लिखवाता हूँ रीज़न के साथ। ठीक है जी, उम्मीद है कि आपको इसी में समझ आ गया होगा। लेकिन हम यहाँ पे पेपर के, अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाए तो हमने कैसे सॉल्व करना है, तो आपने यहाँ पे लिखना है द रेडियस ऑफ, वही लाइन आपने लिख लेनी है, द रेडियस ऑफ कैटायन इज स्मॉलर देन पेरेंट एटम। मैं यहाँ से लिखवाता हूँ बिकॉज व्हेन इलेक्ट्रॉन जी बच्चों, ये हमारे पास है इसका आंसर। क्या लिखा हमने, देखें बिकॉज जब इलेक्ट्रॉन इज़ लॉस्ट, ज़ाहिर इलेक्ट्रॉन लॉस्ट होगा तो कैटाइन बनेगा। ठीक है, याद रखिएगा इलेक्ट्रॉन लॉस्ट होने से क्या बनता है, कैटाइन बनता है। अब इलेक्ट्रॉन लॉस हो गया तो शेल क्या हो गया, कम हो गया, और शेल के बच्चों डिक्रीज होने से न्यूक्लियर चार्ज क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन तो ज़्यादा ही है, इलेक्ट्रॉन कम हो चुके हैं ना। आपने ये प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा है कि जो न्यूट्रल एटम होता है उसमें जितने प्रोटॉन होते हैं उसमें उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब कैटाइन में 1 इलेक्ट्रॉन कम हो गया, प्रोटॉन तो ज़्यादा ही हैं, उतने ही जितने थे पहले के पहले। अब उससे क्या होगा, उससे हमारे पास ये होगा कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यूक्लियस और रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन के दरमियान क्या हो जाएगी, ज़्यादा। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगी तो एटम का साइज़ जो है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो यही वजह आपने लिखनी है पेपर में, तो इंशाल्लाह ताला मार्क्स आ जाएंगे। जी, अब हम चलेंगे बच्चों एन आयोनिक रेडियस के पास। जी बच्चों, अब हमारे पास आ गया क्या, एन आयोनिक रेडियस। ठीक है, एन आयोनिक रेडियस। अब एन आयोनिक रेडियस क्या होगा, बिल्कुल जैसे आपने डेफिनेशन कैट आयोनिक रेडियस की लिखी थी ना, वैसे ही डेफिनेशन ये है। द रेडियस ऑफ एन आयन इज कॉल्ड एन आयोनिक रेडियस। ठीक है, तो हम यहाँ पे डेफिनेशन लिख लेते हैं। तो ये डेफिनेशन हमारे पास होगी क्या, द रेडियस ऑफ नेगेटिवली चार्ज्ड, यानी कि एक ऐसा एलिमेंट या ऐसा एटम जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो, उसका जो रेडियस होगा वो हमारे पास क्या कहलाएगा, एन आयोनिक रेडियस। ठीक है, द रेडियस ऑफ नेगेटिव चार्ज आयन इज कॉल्ड एटॉमिक रेडियस। ठीक है, सॉरी यहाँ पे एटॉमिक रेडियस नहीं लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे एन आयोनिक रेडियस। ठीक है, यहाँ पे हम इसको चेंज कर लेते हैं, यहाँ पे क्या लिख देते हैं, एन आयोनिक रेडियस। ठीक है, अब अगर मैं इसकी एग्जांपल लिखूं तो एग्जांपल मैं यहाँ पे आपके सामने क्लोरीन की लिखूंगा। ठीक है, तो जैसे कि आपको पता है कि क्लोरीन का अगर यहाँ पे हमें एग्जांपल भी पूछ लेता है कि भाई आप एग्जांपल भी बताएं, तो आप क्लोरीन के लिख लें। तो जो एन आयोनिक रेडियस है ना, एन आयोनिक रेडियस ऑफ Cl नेगेटिव, तो बच्चों वो कितना है Cl नेगेटिव का, वो होता है 181 पिकोमीटर। तो इसके बाद मैं यहाँ पे एन आयोनिक तो लिखूँगा, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा रेडियस ऑफ Cl का जो रेडियस है वो 90 पिकोमीटर है। तो अब देखें फ़र्क आ गया, यहाँ पे एन आयन का साइज़ बड़ा हो रहा है, कैट आयन का साइज़ क्या आ रहा है, सॉरी कैट आयन की न्यूट्रल एटम का साइज़ क्या आ रहा है, कम आ रहा है। तो यहाँ पे अब हम एक और रीजनिंग क्वेश्चन लिखेंगे, वो क्या, वो मैं आपको बताता हूँ। अब हम यहाँ पे ये क्वेश्चन लिखेंगे। तो बच्चों हमारा यहाँ पे क्वेश्चन क्या बनता है, क्वेश्चन हम यहाँ पे लिखेंगे वाई
जी ये हमारा क्वेश्चन है कि वाई द एन आयनिक रेडियस इज़ ग्रेटर दैन पेरेंट्स एटम, कि एन आयनिक का साइज़ पेरेंट एटम से ज़्यादा क्यों है। तो वहाँ पे हमारे पास क्या था कि कैट आयन का जो साइज़ है ना अपने पेरेंट्स एटम से क्या होता था, कम होता था। एन आयन का साइज़ अपने पेरेंट एटम से ज़्यादा क्यों है, तो उसकी अब ये रीज़न लिखते हैं। तो फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि आपने इसको पेपर में किस तरीके से लिखना है। जी ये क्लोरीन का अगर मैं यहाँ पे ड्रा करूँ, ये क्लोरीन का न्यूक्लियस आ गया, ये बच्चों इसका फर्स्ट शेल आ गया, और ये इसका सेकंड शेल, यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन, और ये इसका क्या आ गया, इसमें 7 इलेक्ट्रॉन। ठीक होगी। अब आप देखें यहाँ के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 हैं। ये क्लोरीन आ गया, और तो क्लोरीन में हमारे पास इसका जो अगर मैं साइज़ लिखूँ तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्या है जी, ये हम लिखते हैं कि 90 पिकोमीटर है। ठीक है, ये क्लोरीन है। अब ये तब्दील हुआ जी आयंस के अंदर, कैसे जी, जब इसको इलेक्ट्रॉन मिलेगा। अब ये इलेक्ट्रॉन इंटर हो रहा है किसके अंदर, वैलेंस शेल में। अब आपको पता है कि पहले से इसमें पड़े हुए क्या हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं। जो पहले से मौजूद इलेक्ट्रॉन और आने वाले इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान क्या क्रिएट होगी, रिपल्जन क्रिएट होगी। रिपल्जन क्रिएट होगी जिससे एटम थोड़ा सा क्या हो जाएगा, फैल जाएगा। ठीक है, रिपल्जन की वजह से, क्योंकि न्यूक्लियस उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होगा, इलेक्ट्रॉन उसको कहेंगे कि भाई नहीं आना आपने, जिसकी वजह से दोनों के दरमियान क्या क्रिएट होगी, रिपल्जन क्रिएट होगी। उस रिपल्जन से क्या होगा कि जो क्लोरीन है उसका जो साइज़ है वो एन आयन बनेगा। ज़ाहिर इलेक्ट्रॉन तो इंटर होगा, तो उसका एन आयन बनने के बाद उसका जो साइज़ है वो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा बढ़ जाएगा। ठीक है, ये ऑर्बिट पे ज़रा जो है ना वो बस आपने कंप्रोमाइज़ कर लेना है, कोई नहीं, आपने अच्छे बना लेने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, यहाँ पे कितने आ गए, 8, और यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन इंटर होगा तो 8 हो जाएंगे। ठीक है, तो इससे क्लोरीन तब्दील हो जाएगा क्लोरीन नेगेटिव में, और इसका जो आएगा वो आएगा 181 पिकोमीटर। ठीक है बच्चों, तो सिंपल क्या हमने देखा कि आने वाला देखें एन आयन का बनता है जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसी भी आउटर मोस्ट शेल में इंटर होता है। ठीक होगी बात, जब आउटर मोस्ट शेल में इंटर होगा तो पहले से भी अगर कोई इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है तो आने वाला इलेक्ट्रॉन और पहले से मौजूद इलेक्ट्रॉन के दरमियान क्या क्रिएट होगी, रिपल्जन क्रिएट होगी, और उस रिपल्जन के नतीजे में एटम का साइज़ क्या होगा, इंक्रीज़ होगा। अब हम इसकी रीज़न लिखते हैं कि ऐसा क्यों है। ठीक है जी, वही चीज़ हमने वर्डिंग में लिख देनी है तो हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। यहाँ में आपने लिखना है द रेडियस ऑफ एन आयन इज़ ग्रेटर दैन पेरेंट्स एटम बिकॉज जी बच्चों, ये हमने उसकी रीज़न लिख दी। हमने कहा कि जब हमारे पास किसी भी एटम के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन इंटर होता है तो इंटर होने के दौरान पहले से मौजूद इलेक्ट्रॉन और आने वाले इलेक्ट्रॉन के दरमियान क्या होती है, रिपल्जन होती है, और उस रिपल्जन की वजह से एटम का जो साइज़ होता है वो क्या कर जाता है, इंक्रीज़ कर जाता है। तो बच्चों इस टॉपिक के अंदर ये 2 चीज़ें थी हमारे पास इम्पॉर्टेंट, जिसमें पेपर में क्वेश्चन बन सकता है कि वाई द साइज़ ऑफ कैट आयन वाला और एन आयन वाला। ठीक है, ये वैसे भी आपको पता होना चाहिए और पेपर में भी इसका क्वेश्चन आने के चांस हैं और आ भी सकता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर समझ आया हुआ होगा। तो हम इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है क्वांटम नंबर। ठीक है, तो इंशाल्लाह हम उसको जो है ना वो स्टार्ट करेंगे, और इस क्वेश्चन के अंदर या इस टॉपिक के अंदर कोई भी आपका क्वेश्चन होगा तो आप लाजमी पूछें, तो आपको उसको आंसर दिया जाएगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।